कि भागीदारी अधिनियम आपका चल रहा था और भागीदारी अधिनियम में फिर एक बार कल आपका रिवीजन भी कराया गया था और हम लोग शुरू किए थे आपका सेक्शन 6 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 6 ये बताता है कि भागीदारी के निर्धारण का ढंग क्या होगा, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का जो रिलेशन है, क्या वह रिलेशन भागीदारी का निर्माण करता है कि नहीं। तो इसके लिए जो पैमाना है वह हम बता रहे थे कि भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4 में जो पैमाना दिया गया है, यानी कि अगर उस पैमाने पर किन्हीं व्यक्तियों का रिलेशन सेट हो जाता है तो हम कहेंगे कि वे आपस में पार्टनर हैं और उनके बीच का जो रिलेशन है वह पार्टनरशिप का है। और अगर धारा 4 की शर्तें पूरी नहीं होती तो हम कहेंगे कि वे लोग आपस में पार्टनर नहीं हैं, यानी कि आपस में भागीदार नहीं हैं। तो भागीदार के लिए क्या क्या शर्तें हैं, पहले उन शर्तों को फिर एक बार हम लिख दे रहे हैं। बताया भी गया था शर्तें आपको और क्या क्या कंडीशन है या क्या क्या आवश्यक तत्व हैं भागीदारी के लिए। तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या हो, दो। दो व्यक्तियों ने करार या समझौता या ठहराव या संविदा किया हो। संविदा किसके लिए किया हो, कार बार या बिजनेस चलाने के लिए। और संविदा या करार या समझौता इसलिए किया गया हो कि कारोबार या तो एक कोई चलाएगा या दूसरा चलाएगा या दोनों चलाएंगे, लेकिन किसके लिए, अपने लिए कि सबकी ओर से चलाएंगे। और जो कारोबार में लाभ प्राप्त होगा तो उस लाभ में जो अंश होगा उस अंश का ये लोग आपस में क्या करेंगे, विभाजन। तो अगर ये शर्तें पूरी हो तो हम कहेंगे कि भाई, फिर बताया गया कि जो अलग अलग ये व्यक्ति हैं ए और बी, इन्हें पार्टनर कहा जाएगा। इनके बीच के रिलेशन को पार्टनरशिप, इनके सामूहिक नाम को फर्म, और जिस नाम से ये बिजनेस करेंगे उसे फर्म नाम कहा जाएगा। इतना हमने कल भी बताया था आपका। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ा जाए। देखिए आगे हम ये बताना है कि सेक्शन 6 ये बताता है कि पक्षकारों के बीच का जो रिलेशन है वह कब आपका कह सकते हैं कि भागीदारी माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 6 भागीदारी के निर्धारण के अस्तित्व का मेथड बताती है, ढंग बताती है, तरीका बताती हैं। और इस तरीके को मैं कोरिलेट किया था, फिर एक बार हम दोहरा दें। जो कोरिलेशन आपको पढ़ना है वह एक कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना है कि संसूचनाओं का ढंग मैं बताया था तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा 3 में, और सीआरपीसी में भी आपका मेथड बताया गया था। अब देखिए बेयर एक्ट शुरू किया जाए और बेयर एक्ट में आपका जो जो आवश्यक तत्व हैं इसको अच्छे से भाई देखना है। धारा 6 को देखिए आपका क्या है, धारा आपका 6 में भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का ढंग, यानी कि पक्षकारों के बीच का रिलेशन भागीदारी का निर्माण निर्माण करता है कि नहीं, पार्टनरशिप का निर्माण करता है कि नहीं, इसको निर्धारण कैसे किया जाएगा तो उसके निर्धारण का तरीका धारा 6 में बताया गया है। देखिए कैसे किया जाएगा। यह अवधारण करने में कि व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं, या कोई व्यक्ति किसी फर्म में पार्टनर है या नहीं, पक्षकारों के बीच के उस वास्तविक संबंध का ध्यान रखा जाएगा जो सब सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेने से दर्शित होता है।
इसका मतलब ये हुआ उदाहरण भी देखते रहिए। ए और बी हैं, तो क्या ये माने ए और बी के सामूहिक नाम को हम फर्म कब कहेंगे, और उस फर्म का ए और बी पार्टनर कब कहा जाएगा। तो धारा 6 में सामान्य नियम ये हैं कि धारा 6 बताती है कि इनके बीच जो एक्चुअल रिलेशन होगा, वास्तविक संबंध होगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्धारित किया जाएगा कि ए और बी फर्म के भागीदार हैं कि नहीं। तो वास्तविक रिलेशन क्या होना चाहिए, तो फिर धारा 4 की सभी शर्तों की क्या होनी चाहिए, पूर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति फर्म और फर्म के भागीदार हैं कि नहीं, इसका निर्धारण उनके बीच के एक्चुअल रिलेशन के आधार पर निकाला जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तक धारा 4 की शर्तें फुलफिल न हो जाए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को आपस में न तो भागीदार कहा जाएगा, न उनके बीच के संबंध को भागीदारी कहा जाएगा, और न ही उनके सामूहिक नाम को फर्म कहा जाएगा। तो कब आखिर कब इनको भागीदार, भागीदारी और फर्म कहा जाएगा, तो जब धारा 4 की बातें क्या हो, फुलफिल हो जाए। ये मुख्य। इसके बाद आपका दो एक्सप्लेनेशन धारा 6 में दिया गया है, और दो जब एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए तो एक एक आपका छोटी छोटी बातों पर यहाँ गौर करना है, और यही धारा थोड़ा बड़ी है धारा। देखिए, संपत्ति से उद्भूत लाभों या कुल प्रत्यागमों का उस संपत्ति में संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंश पाना स्वयमेव ऐसे व्यक्तियों को भागीदार नहीं बना देता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका कह सकते हैं कि अगर संपत्ति से केवल ये है कि भाई जो संपत्ति में लाभ उत्पन्न होगा या कुल प्रत्यय यानी कि ग्रास जो रिटर्न आएगा, उस संपत्ति में हम स्वामी हैं और हम लोग आपस में उसका बंटवारा कर लेंगे, तो क्या संपत्ति में आखिर संयुक्त या सहस्वामित्व है, और उससे जो लाभ होगा हम लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे। तो क्या आपस में लाभ का मात्र बंटवारा करने से व्यक्तियों का जो रिलेशन है वह फर्म माना भागीदारी मानी जाएगी कि नहीं। तो काक्स बनाम हिकमैन का बात था कि केवल संपत्ति में लाभ पाने से कोई व्यक्ति भागीदार नहीं बन जाता। तो भागीदार के लिए क्या आवश्यक है, उनके बीच के वास्तविक रिलेशन को भी क्या किया जाएगा, आपका देखा जाएगा। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि उदाहरण आपका देखा जाए, ए और बी एक मकान के या एक जमीन के या एक जहाज के या एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं, और दोनों व्यक्ति आपस में करार करते हैं कि जो घोड़ा या जहाज जो भी हो सामान, जो घोड़ा या जहाज हो गया या वाहन हो गया जो बेचा जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके स्वामी हैं, अतः जो भी आपका बेचने से पैसा आएगा हम लोग बराबर बराबर या कुछ हिस्सा तुम ले लेना और कुछ हिस्सा हम ले लेंगे। तो आप लोग ये बताइए, क्या मकान बेचने से पैसा आए तो आपस में बंटवारा कर लिया जाए, जहाज बेचने से पैसा आए तो आपस में बंटवारा हम लोग कर लेंगे। क्या ये कोई कारोबार चला कि नहीं, नहीं चला। तो जब तक कारोबार चला ही नहीं और ये हुआ कि हम लोग स्वामी हैं और बेचेंगे संपत्ति और जो लाभ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे,
तो क्या केवल लाभ बांटने के आधार पर कोई व्यक्ति आपस में भागीदार होगा कि नहीं? नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब कई उदाहरण देख सकते हैं, एक जहाज का भी, वाहन का भी, मकान का भी, इसमें कोई शक नहीं है। सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं आपका, याद रखिए। इसमें जो केस आपका आता है, बर्नार्ड बनाम आरान एंड शार्पले, जहाज वाला जो केस है आपका, बर्नार्ड का केस है। बर्नार्ड वर्सेज आपका शॉर्टकट में कहा जाता है शार्पले, शार शार्पले। ये आपका जो केस है 1800 आपका 62 का केस है। देखिए, बर्नार्ड बनाम शार्पले में ये हुआ कि दो व्यक्ति एक जहाज के स्वामी थे। वह जहाज बेचा गया और जो पैसा आया वह आपस में उस पैसे का उन लोगों ने बंटवारा कर लिया। तो आप लोग इतना पढ़ने के बाद आप खुद बताइए कि क्या कोई कारोबार हुआ कि नहीं? नहीं। तो केवल सामान बेचकर और पैसा बांट लेने से क्या व्यक्तियों के बीच भागीदारी का निर्माण हो जाएगा कि नहीं? नहीं। ये पहला स्पष्टीकरण आपका बताता है। इसके बाद आपका दूसरा हम केस कल बताए थे, जो लीडिंग केस है, काक्स बनाम कार्लसन का केस बताए थे, ये भी याद रखना है। काक्स बनाम कार्लसन 1916 का केस है। देखिए इसमें हुआ क्या आपका एक थिएटर का मालिक था, यानी कि सर्कस का मालिक था, और सर्कस के मालिक और दूसरे व्यक्ति के बीच करार हुआ कि हम पैसा कारोबार चलाने के लिए दे रहे हैं, यानी कि थिएटर चलाने के लिए हम उधार दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और जो तुम थिएटर चलाओगे उसमें जो लाभ उत्पन्न होगा उसका कुछ हिस्सा हमें भी क्या करना, दे देना। अब ऐसी दशा में थिएटर का एक कलाकार था। वह जब नौटंकी कर रहा था, नौटंकी का मतलब अपना प्रदर्शन क्या कर रहा था, देखिए कपड़ा ले लीजिए, हो बहुत दिन हो गया ये, तो पीछे दे दीजिए, कपड़ा पोंछ लीजिए थोड़ा। आपका नौटंकी का पक्षकार था, उसने किया क्या कि गोली चलाई, माने वही सर्कस में जो नौटंकी करते हैं, और गोली एक दर्शक को लग गई। तो दर्शक ने क्या किया कि थिएटर के मालिक के खिलाफ मुकदमा नहीं किया, जो थिएटर के मालिक को उधार पैसा दिया था उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया कि ये थिएटर को उधार दिए हैं और थिएटर के लाभ में अंश पाते हैं, ये भी भागीदार माने जाए और इनसे हमें पैसा दिलवाया जाए। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो लोग मात्र किन्हीं व्यक्तियों को कारोबार चलाने के लिए उधार देते हैं पैसा और उसके बदले में कुछ अंश पाते हैं, वे भागीदार नहीं माने जाएंगे, क्योंकि भागीदारी के लिए जो धारा 4 में शर्तें हैं वह पूरी नहीं हो रही। तो भागीदारी के लिए क्या है, तो पहला करार हुआ हो, करार कारोबार के लिए हुआ हो, कारोबार किसके द्वारा चलाया जाएगा, एक या एक से अधिक या सभी द्वारा। यहाँ कारोबार चलाने के लिए नहीं, यहाँ तो उधार दिया गया है और हो रहा है कि कुछ पैसा हमें इसमें से क्या कर देना, दे देना। जैसे चाय का भी उदाहरण आपका सटीक बैठता है, आगे हम चाय पर ही लेंगे 3-4 उदाहरण। मान लीजिए ए और बी ने चाय की दुकान खोली, सी एक व्यक्ति है, इन दोनों को पैसा उधार दिया और कहा कि तुम लोग चाय का कारोबार चलाओ और जो चाय के कारोबार में लाभ होगा 5% हमें भी दे देना। तो क्या सी फर्म को पैसा उधार देने के कारण भागीदार हो गया? नहीं, क्योंकि कारोबार सी की ओर से नहीं चलाया जा रहा है, केवल कौन इस उदाहरण में चला रहे हैं, ए और बी। सी तो केवल मैंने चाय के कारोबार के लिए क्या दिया है,
पैसा। तो सतर्क रहना है आपका। काक्स बनाम कार्लसन का केस है 1916 का, और ये थिएटर वाला केस है। अगला देखिए आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 समाप्त हो गया, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक देखिए इसमें। अब आपका चाय पर ही उदाहरण चलाया जाए और स्पष्टीकरण दो, और एक दो केस इसमें ऐड करना है। दो केस इसमें ये ऐड करना है आपका। एक काक्स बनाम हिकमैन का और दूसरा रॉबिन्सन बनाम क्लार्क का हम बताएंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ए बी, ये दो व्यक्ति हैं, ये चाहते हैं कि चाय का हम कारोबार करें। तो ठीक है, पहले भागीदारी बना लें। ए और बी ने करार किया। करार ये किया कि चाय का हम लोग बिजनेस करेंगे, चाय बेचेंगे। चाय बेचने से जो लाभ उत्पन्न होगा उसको आपस में हम लोग बांट लेंगे, और चाय बेचने का काम या तो ए करेगा या बी करेगा या दोनों करेंगे। लेकिन अगर एक भी करता है तो अपने लिए कि दोनों के लिए। यही पारस्परिक अभिकरण है, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक भागीदार दूसरे का अभिकर्ता होता है और इन स्वामी भी होता है। इनका दायित्व फिर रटे रहिए ज्वाइंट भी होता है और सेपरेट। इसी उदाहरण पर स्पष्टीकरण दो पूरी तरह अप्लाई होगा और तमाम इसमें आपका नियम कायदे आएंगे। सबसे अच्छा उदाहरण लिया गया है, देखिए कह करके। स्पष्टीकरण दो देखिए। किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारोबार के लाभों में किसी अंश का की या किसी कारोबार में लाभ उपार्जित होने पर समाश्रित या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटने बढ़ने वाले देखिए फिर एक बार, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारोबार के लाभों में से किसी अंश की या किसी कारोबार में लाभ उपार्जित होने पर समाश्रित यानी कि उस पर आश्रित या उपार्जित यानी कि उत्पन्न हुए लाभों के अनुसार घटने बढ़ने वाले किसी समुदाय की प्राप्ति स्वयमेव उसे उस कारोबार को चलाने वालों का भागीदार नहीं बना देती। इसका मतलब ये हुआ, फिर आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति है और ये है कि जो कारोबार में लाभ उत्पन्न होगा, यानी कि लाभ ज़्यादा होगा तो परसेंटेज ज़्यादा आपको मिलेगा, और लाभ कम होगा तो आपको परसेंटेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो क्या कोई व्यक्ति जिसे लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या केवल स्वयं मतलब केवल, क्या केवल लाभ प्राप्त करने मात्र से क्या वह फर्म का भागीदार हो जाएगा कि नहीं, ये समस्या है। तो केवल किसी व्यक्ति को बेनिफिट मिले इस कारण से वह, केवल इस कारण से कि उसे लाभ कुछ मिल रहा है कारोबार में, तो इस कारण मात्र से वह भागीदार नहीं हो जाता। तो भागीदार कब होगा, जब धारा 4 की शर्तों की क्या हो, पूर्ति। अब ये जो आया आपका काक्स बनाम हिकमैन का केस, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका सतर्क भी रहना है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, 1860 के पहले ये माना जाता था, माने 1860 के पहले ये माना जाता था कि जो व्यक्ति कारोबार में लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें भागीदार माना जाएगा, ये माना जाता था। लेकिन काक्स बनाम हिकमैन का 1860 में केस आया और इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति केवल और केवल लाभ में अंश पाने मात्र से भागीदार नहीं हो जाता। तो भागीदार कब होगा,
उनके बीच के वास्तविक रिलेशन को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, करार किए हों, करार किसके लिए किए हों, कारोबार को चलाने के लिए, और वह कारोबार एक व्यक्ति ही चलाए, लेकिन अपने अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए, सबके लिए। और इनके दायित्वों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि एक भागीदार ने गलती की तो सभी भागीदार संयुक्त रूप से उस गलती के लिए क्या होंगे, जिम्मेदार। तो क्या, यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये आया कि केवल लाभ में अंश पाने से कोई व्यक्ति भागीदार नहीं हो। एक और सिद्धांत आया, वो भी हम बता दें यहाँ। 1860 के पहले ये माना जाता था कि भागीदार के लिए यह आवश्यक है कि वह लाभ में भी अंश पाए, और अगर उस कारोबार में नुकसान हो जाए तो नुकसानी की भी क्या करे, भरपाई। लेकिन काक्स बनाम हिकमैन के बाद में ये भी सिद्धांत आया कि अगर कोई भागीदार ये करार किया हो कि हम हानि में कोई अंश नहीं बटाएंगे, केवल क्या पाएंगे, लाभ पाएंगे, तो भागीदारी के लिए यह पर्याप्त है। तो लाभ पाना आवश्यक है कि हानि में बंटवा, हानि सहना कि दोनों, तो लाभ पाना। लेकिन केवल लाभ के कारण कोई व्यक्ति पार्टनर नहीं हो जाता। अगला देखिए, और विशिष्टतया, यानी कि विशिष्टतया का मतलब ये हुआ कि कुछ चार स्पेशल बातें बताई गई हैं, यानी कि चार प्रकार की स्पेशल बातें बताई गई हैं। इन चार खंडों में आपको यही मिलेगा कि व्यक्ति लाभ तो पा रहा है, लेकिन केवल उस लाभ के पाने मात्र से वह भागीदार नहीं हो जाता। तो आइए चाय पर चार चर्चा की जाए और चारों पॉइंटों को निकाला जाए। इसमें फिर एक केस हम देंगे लास्ट में, रॉबिन्सन बनाम क्लार्क का। अच्छे से देखिए आपका पहला, ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारोबार में लगे हुए हैं या लगने वाले हों, तो क्या धन उधार देने वाले भागीदार बन जाएंगे? नहीं। तो चाय की दुकान खुलवाइए, मान लीजिए ए और बी चाय का कारोबार करना चाहते हैं और पैसा है नहीं, तो पैसा है नहीं, तो इन्होंने सी से क्या किया, उधार लिया, और उधार लेकर क्या खोल दी, चाय की दुकान। तो बताइए क्या सी भागीदार हो गया? तो पहला पॉइंट क्या मिला कि जो व्यक्ति कारोबार चलाने के लिए भागीदारों को उधार देते हैं, ऋण देते हैं, केवल ऋण देने मात्र से वह उस फर्म के भागीदार हो जाएंगे कि नहीं? नहीं होंगे। तो किसने उधार दिया है? आपका सी ने। अब आगे हम कंसेप्ट दूसरा देखिए। पहला, किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक पाया जा रहा है। तो आइए देखा जाए, सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक पाया जा रहा है, तो क्या जो सेवक हैं या जो एजेंट हैं, क्या पारिश्रमिक पाने के कारण वह भागीदार हो गया? नहीं। तो आइए एक दो उदाहरण देखिए, यहाँ फिर चाय पर ही देखा जाए। मान लीजिए ए और बी ने चाय का कारोबार किया, न तो ए के पास समय है न ही बी के पास। इन लोगों ने एक सेवक या सर्वेंट नियुक्त कर दिया, किसको? सी को, और कहा कि हम लोगों ने कारोबार चाय का खोला है, तुम इस चाय की दुकान को चलाओ, इसके बदले में हम तुम्हें पेमेंट देंगे या कुछ पारिश्रमिक देंगे। तो आप लोग बताइए, क्या यह सेवक भी भागीदार बन गया? नहीं। अगर ये सी, ए और बी का एजेंट होता, जैसे कि आपका एमबीए किए हुए ज़्यादा लोग अपना गली गली घूमते हैं कि ये सामान खरीद लो, तो क्या वह कंपनी के भागीदार बन गए, फर्म के? नहीं। ये तो केवल सेवक या अभिकर्ता है और अपनी सेवा के बदले मेवा पाता है, यानी कि कुछ वेतन पाता है,
या कुछ पारिश्रमिक पाता है, यानी कि केवल अगर कोई नौकर है या कोई एजेंट है और अपनी सेवा के बदले कुछ धन पा रहा है, पारिश्रमिक पा रहा है, तो इस कारण से वह सेवक या भागीदार, माने वह सेवक या अभिकर्ता भागीदार नहीं हो जाता। फिर दूसरा पॉइंट भी आपका निकल गया। सबसे अच्छा उदाहरण चाय पर। तीसरा देखिए, किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य द्वारा वार्षिकी के रूप में कुछ धन पाना। अब भाई आपका नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक भागीदार को क्या करना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। तो अब दो नहीं तीन बनाइए, क्योंकि भागीदारी के लिए कम से कम दो तो होने चाहिए। अब देखिए यहाँ उदाहरण, ए मर जाता है और ए बी तथा सी में ये करार हुआ है कि अगर कोई भागीदार मर जाता है तो जो कारोबार में लाभ उत्पन्न होगा उस भागीदार की विधवा पत्नी को के कारण पार्टनर बन जाएगी नहीं। भले भले वर्ष में कितना परसेंट पा रही हो लाभ का, 20%, तो केवल विधवा अगर कोई है और भागीदार की विधवा, भागीदार मर गया और उसे लाभ में अंश दिया जा रहा है, तो लाभ में अंश पाने मात्र से वह भागीदार नहीं बनेगी। इस प्रकार से आपका पुत्र पुत्री पर आ जाए, मान लीजिए ए भागीदार हैं और ये करार हुआ है कि जब ए मर जाएगा तो इसका जो पुत्र डी होगा इसे वर्ष में 20% हिस्सा, जो भी हो मैंने करार के अनुसार 20% लाभ में अंश दिया जाएगा। तो आप लोग फिर बताइए, क्या किसी मृत भागीदार का जो पुत्र पुत्री हैं, अपत्य हैं, अपत्य माने बच्चे ना है तो लिख लीजिएगा, अपत्य हैं, क्या वे मात्र वर्ष में लाभ पाने के कारण कारोबार में जो उत्पन्न हो रहा है, क्या वह लाभ पाने के कारण भागीदार बन गए? नहीं। तो धारा जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, तो इसके लिए आगे धारा हम बताएंगे कि अगर कोई माइनर है या 18 वर्ष से कम का व्यक्ति है तो वह पार्टनर नहीं हो सकता, वह भागीदार नहीं हो सकता। लेकिन सभी भागीदारों की सर्वसम्मति राय से वह क्या पा सकता है, लाभ में अंश पा सकता है। तो फिर आप लोग बताइए, क्या लाभ में अंश पाने मात्र से वह भागीदार हो गया? नहीं। और ये सिद्धांत याद रखिएगा, काक्स बनाम किस में आया, हिकमैन। 10 बार बताया जा चुका है, ये कम से कम केस गलत न हो। अब आइए चौथा देखा जाए, 3 तो हो ही गया। कारोबार के किसी पूर्वतन स्वामी या भागिक स्वामी द्वारा उस कारोबार के गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफल स्वरूप कुछ लाभ पाया जा रहा है, तो क्या ऐसा पूर्वतन स्वामी माने आपका, या ऐसा जो आपका भागिक स्वामी है आपका, क्या ऐसी दशा में कुछ लाभ पाने मात्र से आपका वह भागीदार बन जाएगा कि नहीं? नहीं बनेगा। ये जो केस आया रॉबिन्सन बनाम क्लार्क का केस आया, और रॉबिन्सन बनाम क्लार्क चौथा खंड में जो केस है वह कौन सा है? रॉबिन्सन बनाम क्लार्क का। अब देखिए चाय पर ही चला जाए, आपका सबसे अच्छा उदाहरण। 2 बातें इसमें बताई गई हैं, एक पूर्वतन स्वामी और दूसरी बात भागिक स्वामी। पूर्वतन स्वामी क्या होते हैं, भागिक स्वामी क्या होते हैं? अगर वह गुडविल या अंश विक्रय किए हैं तो गुडविल क्या होता है, अंश क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले चाय पर एक उदाहरण देख लिया जाए, तब आपका गुडविल का विक्रय कराया जाए। मान लीजिए कि आपका 3 व्यक्ति मिलकर चाय की दुकान खोलते हैं, और कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा भाई, तभी तो फर्म नाम होगा।
पीबो ही। चलिए जैसी आपकी इच्छा भाई। आप पीबो चाय का ही नाम दे दिया जाए, ये फर्म नाम हो गया। अब ये तीन व्यक्ति भागीदारी किए, कारोबार ये किए, और ये हुआ कि चाय की दुकान हम चलाएंगे, और जो पैसा आएगा आपस में क्या करेंगे, लाभ में बंटवारा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये या तो ए द्वारा चलाई जाए चाहे, या बी द्वारा, या सी द्वारा, या तीनों बाहर रहें, अपना एजेंट या सेवक नियुक्त कर दें जो लोगों को चाय बेचे। ये भी हो सकता है एजेंट द्वारा भी। अब इसमें देखिए आपका, पहले तो अब ये जो तीनों लोग हैं ये अपनी जो भागीदारी है इसका विक्रय कर देते हैं। पूरी भागीदारी का ही विक्रय करा दीजिए, और भागीदारी का विक्रय डी तथा ई को करते हैं। तो अब बताइए इस कारोबार का पूर्वतन स्वामी कौन है। तो पूर्वतन स्वामी कौन हो गए, ए बी तथा सी। और नए स्वामी कौन हो गए, डी और ई। लेकिन ये पूर्वतन स्वामी और नए स्वामियों के बीच एक करार होता है। करार ये होता है कि हम लोग चाय की दुकान तो बेच रहे हैं, लेकिन जो चाय बेचने में लाभ आपको मिलेगा उसका कुछ अंश क्या करिएगा, हमें मंथली या छमाही या 3 माह पर या वर्ष में क्या करिएगा, देते रहेगा। तो आप लोग ये बताइए, जो पहले चाय के स्वामी थे, क्या यानी कि पूर्वतन स्वामी, अगर वह अपने कारोबार का विक्रय कर दिए, और विक्रय करने के बाद आपका कुछ लाभ पा रहे हैं, तो क्या अब पहले के जो स्वामी हैं क्या वह भागीदार माने जाएंगे कि नहीं। नहीं, क्योंकि भागीदार अब कौन हो गए, डी और ई। तो यानी कि पूर्वतन स्वामी अगर अपने कारोबार को बेचते हैं और ये कहते हैं कि कारोबार में हम जो लाभ होगा उसमें कुछ क्या पाएंगे, अंश पाएंगे, तो मात्र इस कारण से वह भागीदार नहीं हो जाते। अब गुडविल का विक्रय करवाइए। देखिए गुडविल आपका होता क्या है, आपका गुडविल के बारे में अलग से भी क्वेश्चन बनता है। गुडविल यानी कि क्रेडिट, पहले इसको समझिए तब आपका, क्योंकि धारा 14 जब आप पढ़ेंगे, यानी कि सेक्शन 14 आपका बिहार में भी कई बार प्री में भी पूछा गया है गुडविल के बारे में। गुडविल मने क्रेडिट, क्रेडिट मने साख, साख यानी कि पहचान, पहचान यानी कि नाम। जैसे नाम बिकता है आपका, जैसे कि धन्ना सेठ हो गया, तो उसके नाम से ही लोग जाकर भले सड़ी मिठाई दे, लेकिन एक बार नाम हो गया तो जाकर लोग बिना पूछे ही आपका क्या करते हैं, वहाँ से उस ब्रांड का आपका कह सकते हैं कि सामान खरीद लेते हैं। तो उसी प्रकार एक मान लीजिए जैसे कि आपका मैकडोनाल्ड, दूसरा उदाहरण देखिए तब चाय पर आ जाए। मैकडोनाल्ड है और वह एक फर्म है मान लीजिए, उसने क्या किया कि लोग होटल वालों से या लोगों से ये कहा कि आप हमारे नाम का यूज करिए और कारोबार करिए मैकडोनाल्ड के नाम से, और जो लाभ आपको मिलेगा कारोबार में उसका कुछ अंश हमें क्या करिएगा, दे दीजिएगा। तो आप बताइए कि मैकडोनाल्ड कंपनी या फर्म ने जो अपना सुनाम या नाम बेचा और ये कहा कि कुछ अंश हमें दे दीजिएगा, तो क्या मैकडोनाल्ड कंपनी या फर्म क्या मात्र अंश पाने से भागीदार हो गई, नहीं। यानी कि फिर चाय की दुकान पर आइए, अगर आपका मान लीजिए ए और बी पीबो नाम से चाय की दुकान खोले हैं और रजिस्ट्रेशन कराए हैं कि इस नाम से इस शहर में दूसरा कोई व्यक्ति दुकान नहीं खोलेगा, और चलाएंगे तो हम चलाएंगे अथवा हमारे द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति चलाएंगे।
दूसरा व्यक्ति मान लीजिए चाहता है कि हम इसी नाम से दुकान खोलें, तो पीबो चाय वालों ने अपना सुनाम बेच दिया। सुनाम यानी कि क्रेडिट, कि हमारे नाम का तुम क्या करो, यूज करो, लेकिन जो लाभ उत्पन्न होगा उस लाभ में से कुछ पैसा हमें क्या करना, देना। तो अब आप लोग बताइए कि जो भागीदार या जो फर्म अपना सुनाम बेचती हैं और सुनाम बेचने के कारण कारोबार में से कुछ लाभ पाती हैं, तो क्या सुनाम बेचने मात्र से क्या वह उस कारोबार में भागीदार हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी। यानी कि अगर ए और बी ने अपना नाम बेच दिया और सी तथा डी को बेचा और सी और डी नई दुकान खोल लिए भागीदारी में, तो सी डी तो पार्टनर होंगे उस नई दुकान का, लेकिन जो ए बी थे पुराने माने दुकानदार, वे पार्टनर नहीं हैं। लेकिन पुराने दुकानदार कुछ अंश जरूर पा रहे हैं, कुछ उसका क्या पा रहे हैं, लाभ पा रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर आपका एक लाइन चारों स्पष्टीकरण में ये हुआ कि केवल लाभ पाने मात्र से कोई व्यक्ति भागीदार नहीं होगा। भागीदारी के लिए उनके बीच के एक्चुअल रिलेशन को भी ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार धारा 6 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अंतिम शब्द जो आपका अंतिम लाइन है वही लगातार बताया जा रहा है कि ऐसे अंश पाने वाले, मात्र अंश पाने के कारण कोई व्यक्ति स्वयं भागीदार नहीं होगा। अब आइए धारा आपका 6 के बाद 7 चला जाए। धारा 7 से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए धारा 7 से भी आपका क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा, मैं फिर बता दूं। बिहार से लेकर और एचजीएस में पहला जो क्वेश्चन बनता है वह आपका ये बनता है कि पार्टनरशिप एट विल यानी कि इच्छाधीन भागीदारी का उल्लेख कहाँ किया गया है। सेक्शन भाई याद रखना है इधर। तो इच्छाधीन भागीदारी का उल्लेख सेक्शन 7 में किया गया है। याद रखिए पहला क्वेश्चन। इस पर आपका जोड़ा जाता है, जैसे इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, तो उसी प्रकार इच्छाधीन भागीदारी को जोड़ना है। तो पहले एक सामाजिक उदाहरण देखिए, यानी कि कब रंग रूप बदल दे, यानी कि जिसे रंगा सियार कहते हैं। तो रंगा सियार की कहानी याद रखिए तो अपने आप इच्छाधीन, अभी सेक्शन को रिलेट करना है, सेक्शन अभी न पढ़िए, पहले उदाहरण देखिए। जैसे कि आपका तमाम धारावाहिक भी आते हैं, आपका नागिन 2 सीजन तो नागिन 1 सीजन टीवी में तमाम आते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति हैं, जब मन करे तब नाग का रूप ले लेता है और जब मन करे तब किसका, नागिन का। यानी कि आपका बिना पेंदी का लोटा का ही है, यानी कि आपका, यानी कि कोई क्रेडिट नहीं। जब मन करे तब रंगा सियार बन जाइए और जब मन करे तो क्या करे, आपका वास्तविक सियार बन जाइए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे नाग नागिन है, इच्छाधारी नाग नागिन, और आपका जब चाहें तब वह अपना रूप चेंज कर सकते हैं, उसी प्रकार इच्छाधीन भागीदारी होती है। कोई समय निर्धारित नहीं रहता, जब चाहे तब पार्टनरशिप क्या करिए, तोड़ दीजिए। पहले चाय की दुकान पर आइए। ए और बी ने चाय की दुकान खोली, लेकिन समय नहीं दिया कि हम लोग कितने दिन कारोबार करेंगे। तो जिस पक्षकार का, जिस पार्टनर का जिस दिन मन किया, दूसरे पार्टनर को सूचना दे और चाय की दुकान क्या कर दे, तोड़ दे। यानी कि भागीदारी का क्या कर दे, अंत। यानी कि स्वाधीन का मतलब ही ये हुआ कि जब मन करे तब भागीदारी को क्या कर दिया जाए, ब्रीच कर दिया जाए। इच्छा पर आधारित है,
जैसे कि कल तक व्यापार किया तो आज ही दूसरे भागीदारों को सूचना दे दे कि हम अब आज से ये भागीदारी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो इसी को एक लाइन में हम क्या कहेंगे, इच्छाधीन भागीदारी। कहाँ प्रावधान किया गया है, आपका सेक्शन 7। अब इसमें आपका कह सकते हैं कि कुछ न कुछ आपका कह सकते हैं कि प्रावधान है। जब भी इस सेक्शन को पढ़िए तो देखिए आपका कैसे आपका माने कौन कौन सेक्शन पढ़ना है, पहले सेक्शन वाइज देखिए। एक सेक्शन 7 हम पढ़ाएंगे, इसके बाद धारा सत माने 7 के बाद हम 32 पढ़ाएंगे सेक्शन, और 32 के बाद आपका 43 हम पढ़ाएंगे। यानी कि ठीक है, इच्छाधीन भागीदारी सामान्य अर्थों में आप जान लिए, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं उनको भी आपको गौर करना है। तो एक साथ मैं बता दूं, आप कम से कम 3 धाराओं का 3 धाराएं पढ़िएगा। कौन कौन सेक्शन, एक सेक्शन 7 हम बताएंगे, फिर आपका दूसरा इसी से रीड विथ सेक्शन 32 बताएंगे, और इसी से कोरिलेट करके 43 बताएंगे। यानी कि जब भी आप इच्छाधीन भागीदारी पढ़िए, इन 3 सेक्शनों को भागीदारी अधिनियम के एक साथ पढ़ना है। अब एक एक करके इसमें देखिए क्या प्रावधान है भाई अच्छे से। पहला प्रावधान आप देखिए, पहला है धारा 7 में इच्छाधीन भागीदारी दी गई है। तो पहले बेयर एक्ट की भाषा देखिए, जहाँ की भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्ववध के लिए, यानी कि अस्तित्ववध का मतलब ये हुआ कि कितने समय तक यह भागीदारी चलेगी, इस बारे में करार में कोई उल्लेख है कि नहीं, नहीं है। यानी कि जब मन करे तब क्या करिए, भागीदारी तोड़ दीजिए। यानी कि एक साल चलेगी कि एक दिन के लिए हम पार्टनर हैं कि 2 दिन के लिए हैं, इसके लिए भाग करार में कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर समय का उल्लेख न हो कि भागीदारी कितने दिन के लिए की जाती है, तो उस भागीदारी को हम क्या कहेंगे, इच्छाधीन। अगला देखिए, या उनकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई उपबंध नहीं है। दूसरा ये है कि पर्यवसान, पर्यवसान मतलब ना आए तो लिख लीजिए समापन, यानी कि द एंड। यानी कि भागीदारी का कैसे अंत होगा, इस बारे में करार में कोई प्रावधान नहीं। इसका मतलब ये हुआ, बीच में या लिखा है, तो अगर दोनों शर्तें पूरी न हो, दोनों में से कोई एक भी शर्त पूरी हो जाए, तो उसे हम इच्छाधीन भागीदारी कहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भागीदारी का निर्माण किया गया, लेकिन कितने दिन के लिए भागीदारी चलेगी, इस बारे में कोई प्रावधान आपका पक्षकारों ने नहीं किया, तो वह भी क्या मानी जाएगी, इच्छाधीन भागीदारी। दूसरा, भागीदारी का निर्माण हो गया और कैसे भागीदारी समाप्त होगी, कैसे फर्म का विघटन होगा, कैसे पार्टनरशिप टूट जाएगी, इस बारे में भी कोई प्रावधान करार में नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, धारा 7 में इच्छाधीन भागी। अब किसी को समस्या तो बताए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए इसमें सेक्शन वाइज। धारा 7 समाप्त हो गई। धारा 7 में आपका कह सकते हैं कि सेक्शन आपका एक, धारा 7 में एक और बात आपका देखनी है, और वह समय लगा कर देखनी है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट बनाना है, तब आपका 32 चला जाए। कॉन्सेप्ट ये बनाना है, मान लीजिए ए और बी
के बीच चाय का कारोबार चलाने के लिए भागीदारी की गई और ये हुआ कि ये जो कारोबार हैं पार्टनरशिप में हम लोग 1 वर्ष तक चलाएंगे। तो आप लोग अब ये बताइए, जब समय निश्चित कर दिया गया कि कारोबार हम लोग कितना दिन तक चलाएंगे, 1 वर्ष, तो क्या यह अब इच्छाधीन भागीदारी हुई कि नहीं? नहीं हुई। भाई इच्छाधीन भागीदारी के लिए क्या है कि समय निश्चित न हो, और इसमें तो समय क्या है? निश्चित। अब अगली समस्या देखिए। अगली समस्या यहाँ ये पूछी जाती है कि अगर भागीदारी के लिए समय निश्चित है और उस समय के बीत जाने के बाद भी पक्षकार कारोबार को चला रहे हैं, यानी कि चाय की दुकान 1 साल चलनी थी, करार हुआ था, 1 साल बीत गया, कोई कुछ बोला नहीं, और चाय का कारोबार लोग क्या करते हैं अभी वैसे ही चला रहे हैं। तो अब समस्या ये है कि जब समय बीत गया उसके बाद भी वह भागीदारी कायम है और कारोबार कर रहे हैं लोग, सब कुछ सेम कर रहे हैं जो भागीदारी में होना चाहिए, तो 1 वर्ष बाद यह जो भागीदारी है यह इच्छाधीन भागीदारी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे ही समय वह बीता उसके बाद यह भागीदारी कैसी भागीदारी हो जाएगी? इच्छाधीन। यानी कि लेकिन कब? जब वह समय क्या हो? बीत जाए। 1 साल तक इच्छाधीन नहीं है, लेकिन जैसे ही 1 साल बीता और अभी कारोबार चल रहा है तो वह कैसी भागीदारी में कन्वर्ट अब हो जाएगी? इच्छाधीन। अब ये आया कि इच्छाधीन भागीदारी का विघटन कैसे होगा, यानी कि इच्छाधीन भागीदारी को कैसे तोड़ा जा सकेगा, कैसे समाप्त किया जा सकेगा? तो समाप्त करने के तमाम तरीके हैं। अगर सब पक्षकारों के बीच संविदा न हो, एक भागीदार मर गया तो भागीदारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर संविदा है कि एक मर जाएगा तो आपका भागीदारी समाप्त नहीं होगी, तब नहीं होगी। कोई एक पक्षकार दिवालिया हो जाए तब भी भागीदारी समाप्त, या किसी एक पक्षकार की, आपका मृत्यु तो बता ही दिया गया, या कोई एक भागीदार माने आपस में सभी भागीदार करार कर लेते हैं समझौता कि अब हम लोग भागीदारी को क्या कर रहे हैं, यानी कि भागीदारी समझौते द्वारा उत्पन्न भी हो सकती है और समझौते द्वारा क्या हो सकती है? समाप्त। लेकिन एक तरीका और है जो आपका इच्छाधीन भागीदारी के विघटन का, ये जो मैं 3 तरीका बताया कि कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए, मर जाए, या सभी पार्टनर आपस में समझौता कर लें और भागीदारी समाप्त कर दें, ये सबके लिए है, सभी मामलों में। लेकिन इच्छाधीन भागीदारी में एक और विकल्प भागीदारों को मिला है और वहीं आपको समझना है धारा 32 में। ये क्वेश्चन आपका बिहार भाई जे में पूछा जा चुका है, फिर एक बार सतर्क रहिएगा कि इच्छाधीन भागीदारी का विघटन कैसे किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके तो हैं ही, इसके अलावा भी एक तरीका है, और वह जो तरीका है फिर एक बार देखिए, आपका धारा 32 पहले देखना है, 32 हाँ? नहीं, रेनुअल होगा उस
तो वो अलग हो गया ना। रेनुअल कहीं कोई प्रावधान ना हो कि साल भर बाद क्या होगा तब इच्छाधीन। अब ये है कि भाई रेनुअल करेंगे समझौता करके तो समझौता करें, रेनुअल करें, नहीं रेनुअल कर पाते हैं तब भी इच्छाधीन। लेकिन रेनुअल का अगर प्रावधान है तो भाई अपना समझौता फिर होगा, हाँ इच्छाधीन नहीं होगा। तब आगे देखिए इसमें धारा 32 ये बताती है कि इच्छाधीन भागीदारी का विघटन अन्य सब भागीदारों को लिखित सूचना द्वारा किया जा सकता है। यानी कि आपका अच्छे से याद रखिएगा, मौखिक सूचना के लिखित सूचना, लिखित। तो आइए धारा 32 पहले देखा जाए। देखिए ए बी तथा सी ने आपका कारोबार किया, मैंने कारोबार किया, भागीदारी का निर्माण किया और कहीं कोई समय उल्लेख नहीं है कि कब तक पार्टनरशिप चलेगी। तो धारा 32 कहती है कि इसमें से कोई भागीदार, तो ए को ही लिया जाए, ए लिखित में किसको सूचना दे दे, बी और सी को, एक भाग अन्य सभी भागीदारों को लिखित में क्या दे दे, सूचना। अब समस्या ये आई कि आखिर जो हाँ तो पहला नियम याद रखे धारा 32 में, इच्छाधीन भागीदारी का विघटन कैसे किया जा सकता है, तो किसी एक भागीदार द्वारा अन्य भागीदारों को लिखित में क्या देकर, सूचना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना एक लाइन में। अब धारा 43 पर आ जाइए, 32 तो इतना है। अब ये है कि आपका कह सकते हैं कि सूचना कैसे दी जाएगी, तो सूचना लिखित में दी जाएगी। कब सूचना संपूर्ण हो जाएगी, यानी कि आपका कब इच्छाधीन भागीदारी टूट जाएगी। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ समस्यात्मक प्रश्न है। ए ने बी और सी को लेटर भेज दिया, बी को जो लेटर पहुंचा 1 तारीख को पहुंचा और सी को भी किस तारीख को, 1। तो बताइए जब दोनों भागीदारों को लेटर 1 तारीख को ही पहुंच गया है तो इच्छाधीन भागीदारी कब समाप्त हो गई, 1 तारीख को। भाई कब समाप्त हो गई, जब दोनों पक्षकारों को एक ही दिन सूचना मिल गई। तो इच्छाधीन भागीदारी कब समाप्त हो जाएगी, उसी तारीख। लेकिन सूचना भिन्न भिन्न दिलवाइए। अगर बी को 1 तारीख को सूचना मिली, ए ने जो नोटिस भेजा था, और सी को 5 तारीख को। अब यही आपका समस्यात्मक प्रश्न है। अब बताइए ऐसी कंडीशन में इच्छाधीन भागीदारी का विघटन कब होगा, हाँ 5 को। यानी कि अंतिम भागीदार को जिस तारीख को सूचना मिली है उस तारीख को इच्छाधीन भागीदारी का विघटन माना जाएगा। यानी कि 4 तारीख तक इच्छाधीन भागीदारी चलती रहेगी और चूंकि दूसरे माने किस तारीख को समाप्त होगी, 5। तो फिर एक बार देखिए, अगर किसी, अब लीगल भाषा में आइए तो उदाहरण बताया गया, अगर किसी भागीदार ने अन्य सभी भागीदारों को लिखित में सूचना दी है और वह सूचना भिन्न भिन्न तारीखों पर रिसीव होती है, माने उन लोगों को क्या होती है, प्राप्त। तो अंतिम सूचना जिस भागीदार को प्राप्त होगी वही तिथि इच्छाधीन भागीदारी के पर्यवसान, पर्यवसान मतलब क्या हुआ, समाप्ति की क्या होगी, तारीख। अब कोई भाई क्वेश्चन हो तो बताइए। इच्छाधीन भागीदारी को अब वाद दायर करना आवश्यक नहीं है, मात्र सूचना से ही भागीदारी क्या हो जाएगी, समाप्त। अब इसके लिए नहीं कि मुकदमा आपका चले और इत्यादि चले, लेकिन जो भी सूचना दीजिए वह उसमें शर्त न हो, पूर्ण हो, आधी अधूरा न हो, भरमाने वाली न हो। यानी कि सूचना सटीक दीजिए, उसमें कंडीशन न लगाइए कि ये शर्त होगी तो ये होगा। बिना शर्त के दीजिए और आप सूचना दीजिए तो उसमें भरमाइए ना, डायरेक्ट क्या करिए, ये बात लिखिए।
अनमने नहीं कि सूचना का सार ही नहीं निकल पा रहा है कि क्या है, यानी कि लिखिए लेकिन स्पष्ट लिखिए कि ये भागीदारी अब हम क्या कर रहे हैं, बेक समाप्त। अब ये नहीं कि अपनी ओर से कोई शर्त लगा दीजिए, शर्त नहीं लगाना है। तो इस प्रकार आपका इच्छाधीन भागीदारी भी क्या हो गई, समाप्त। अब आइए धारा 8 देखा जाए, विशिष्ट भागीदारी, यानी कि आपका पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो वो ये भी बहुत आसान है, दो तीन उदाहरण देखिए। विशिष्ट, जहाँ तक विशिष्ट भागीदारी की बात है, विशिष्ट भागीदारी का मतलब क्या हुआ, तो फिर एक बार देखिए भाई, भागीदारी का निर्माण किसी एक कार्य के लिए हो सकता है, एक से अधिक कार्य के लिए हो सकता है, 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपका दो अधिवक्ता हैं, ए तथा बी, दोनों ने आपस में करार किया है कि जो ये केस हम लोगों को मिला है, इस केवल और केवल इस केस के लिए हम पार्टनर बन रहे हैं। दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे और दोनों लोग मेहनत करेंगे, और जो फीस आएगी उस हम दोनों लोग उस फीस का क्या कर लेंगे, बंटवारा। लेकिन सभी केसों में नहीं, केवल किस में, इस केस में। तो बताइए ये सामान्य भागीदारी हुई कि विशिष्ट? तो विशिष्ट का मतलब क्या हुआ, किसी एक विशेष प्रोद्यम के लिए, विशेष उपक्रम के लिए। दूसरा उदाहरण देखिए, ए और बी, आपका कह सकते हैं कि ए और बी हैं, एक मकान बनवाने का ठेका लेते हैं, फर्म खोलते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारी फर्म होगी, केवल इस मकान के लिए हम लोग भागीदार हैं, इस मकान या फ्लैट का हम लोग निर्माण कराएंगे और जो पैसा मिलेगा उसको बराबर बराबर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। लेकिन अगले कार्यों में ये सब नहीं चलेगा, ये केवल और केवल कितने कार्यों के लिए हैं, एक। तो ये सामान्य भागीदारी हो गई, सभी कार्य की एक कार्य। तो विशिष्ट, बस याद रखिए, विशिष्ट का मतलब किसी विशेष प्रोद्यम या उपक्रम के लिए भागीदारी। जैसे ही वह विशिष्ट उद्यम समाप्त हुआ, वैसे ही भागीदारी क्या हो गई, समाप्त। तो सबसे अच्छा अधिवक्ता का भी रहा कि एक केस मिला तो जो जूनियर अधिवक्ता था आपस में करार कर लिए कि इस केस के लिए हम लोग भागीदारी का निर्माण कर रहे हैं, जो पैसा आएगा हम लोग आपस में बांटेंगे और सामूहिक रूप से ये केस क्या करेंगे, लड़ेंगे। या तो दोनों लोग बहस करेंगे या कोई एक करेगा, लेकिन अकेले के लिए नहीं, किसके लिए, दोनों के लिए। और पैसा को हम बांट लेंगे। तो बहुत आसान तो है, विशिष्ट भागीदारी। अब बेरक देख लीजिए, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकेगा। तो बता ही दिया गया कि आपका कह सकते हैं कि विशिष्ट कारोबार कर लीजिए, विशिष्ट उपक्रम कर लीजिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, केवल एक कार्य के लिए सामान्यतः, कि इस एक कार्य के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भागीदारी। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक और उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए कुंभ मेला लगने वाला है, तो ए और बी ये करार करते हैं कि चलो 1 माह के लिए हम लोग भागीदारी करते हैं और केवल आपका इसी चाय बेचने के लिए कितने माह के लिए, 1 माह। 1 माह बाद ये अब कुछ नहीं होगा, ये भागीदारी क्या होगी, टूट जाएगी। तो एक कार्य किया गया, मेला में चाय बेचा गया, एक उद्यम समाप्त, तो भागीदारी भी क्या हो गई, समाप्त। ये आपका ये सतर्क रहना, ये कौन सी भागीदारी कही जाएगी, विशिष्ट भागीदारी। इसके साथ जो आपका माने, वो तो अलग बात है, चलत प्रत्याभूत सही नहीं जोड़ पाएगा। अगला देखिए आपका, इस प्रकार जो अध्याय 2 था, आपका भागीदारी की प्रकृति भी समाप्त हो गई। फिर एक बार सेक्शन इधर से पूछे जाते हैं
धारा 4 में परिभाषा, धारा 5 में भागीदारी करार से उत्पन्न होगी, हैसियत से नहीं। 6 में क्या है, अवधारण का ढंग। 7 में कौन सी भागीदारी, इच्छाधीन। और 8 में कौन सी, विशिष्ट। किसी को भाई कोई समस्या हो तो बताइए, और नहीं तो अध्याय 3 भूमिका बांधा जाए। अध्याय 3 में भागीदारों के एक दूसरे के प्रति रिलेशन क्या होगा, इस बात को बताया गया है। और धारा 9 से लेकर 17 तक, यानी कि भागीदारों का एक दूसरे के प्रति रिलेशन क्या होगा। अब रिलेशन में आपका कई चीज़ें देखनी है। रिलेशन मतलब आपसी संबंध इनका क्या होगा। तो आप लोग बताइए, एक भागीदार का दूसरे भागीदार से आपसी रिलेशन क्या है। तो भाई भागीदारी का नेचर है कि अगर एक भागीदार ने कोई गलती की तो उसके लिए सभी क्या होंगे, जिम्मेदार। अब बताइए, एक भागीदार कार्य कर रहा है तो सबके लिए कर रहा है कि अपने लिए, और लाभ में अंश सबको दिया जाएगा कि केवल अपने ही ले लेगा, सबको। अगर फर्म की संपत्ति सबकी होगी कि केवल एक भागीदार की, यानी कि चाय का बर्तन से लेकर और जो आपका माने बर्तन और इत्यादि हैं, केतली, वो सभी भागीदारों का हक होगा कि केवल एक का, सभी का। भाई गुडविल पर किसका हक होगा, फर्म की संपत्ति पर किसका हक होगा। अब यही आपका घोटाला करा दीजिए, संबंध आपसी। अगर ए, बी और सी 3 भागीदार थे और ए ने फ्रॉड कर दिया और उस फ्रॉड के कारण फर्म को नुकसान पहुंच गया, तो अब बताइए ए का क्या दायित्व है कि वह उस फ्रॉड के कारण हुए नुकसान की भरपाई फर्म को करे कि न करे, करे। तो प्रत्येक आपका भागीदार का ये कर्तव्य है कि वह सत्यनिष्ठा से कार्य करे, फर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे, व्यक्ति अपने को आगे न बढ़ाने के लिए, पूरे क्या फर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुशलता से कार्य करे कि उपेक्षा से, कुशलता से, तत्परता से चाय बेचे कि उपेक्षा से गिरा दे 2-4 लोगों पर, तत्परता से। यही आपका कह सकते हैं कि भागीदारों के एक दूसरे के प्रति क्या है, रिलेशन है। तो अब बताइए, फायदे के लिए कारोबार करे कि नुकसान के लिए। अब रोज गायब रहता है, इधर उधर टहलता रहता है, कहीं किसी चाय की दुकान खोला और चाय ग्राहक आ रहे हैं तो पता लगा मालिक ही गायब है, न चाय बनाने वाला है न कोई। भाई आप चाय की दुकान खोले हैं तो देखिए आपका रिलेशन एक दूसरे का, क्योंकि भाई आपका समय भी हो रहा है तो 1-2 मिनट और सामान्य बातें बताई गई। बेयर एक्ट अभी आपका केस है। तो धारा 9 भागीदारों के साधारण कर्तव्य, विशिष्ट नहीं है, साधारण कर्तव्य। तो भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारोबार को चलाए। तो नुकसान के लिए चलाए कि सर्वाधिक फायदे के लिए। तो कारोबार फायदे के लिए चलाया जाता है, नुकसान के लिए नहीं। मेन ये है कि कारोबार में जो फायदा होगा उसमें हम लोग क्या बांटेंगे, अंश माने हिस्सा। एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण और वफादार रहे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम रहे और वफादार रहे। तो इसमें केस हम आगे कल बताएंगे। आपका एक भागीदार था और दूसरे भागीदार की स्त्री पर नजर बुरी डाला था, तो क्या विश्वासघाती होगा कि विश्वास पात्र होगा, वफादार होगा कि नहीं। आप लोग बताइए तो होगा कि नहीं, नहीं होगा। आपका भागीदार था तो आगे कल बताया जाएगा, क्योंकि अभी 15-20 मिनट बाद भाई आपका सीपीसी चलेगी, आदेश शुरू करना है। आदेश पहले छांट छांट कर पढ़ा दिया जाए, जहाँ से पूछा जाता है तब पूछल्ला पढ़ाया जाएगा।